हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके 12th क्लास की हिंदी जो है, हिंदी बुक आरओ भाग 2 उसका चैप्टर नंबर 12 बाजार दर्शन जो आपका पार्ट है उसका हम यहाँ पर सारांश देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सारांश देखेंगे और सारांश में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, समझेंगे। आपको पूरा पार्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से बहुत कम समय में आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम शाम को जो उसके लाइव क्लास में हम सीक्यूज करते हैं उसके अलावा आपको प्रश्न उत्तर भी इसके मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं, मैं पढ़ लेता हूं जल्दी से सारांश। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है। अब देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति में से प्रश्न बनता है कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी हिंदी की किस विधा में सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, कहानी विधा, नाटक विधा, कविता, निबंध, आलोचना, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको अलग अलग प्रकार से। तो आपको लिखना है कि ये निबंध विधा में शामिल किया जाता है, यानी कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध निबंध है। जैनेन्द्र कुमार के बारे में तो आप जानते हैं कि ये कथाकार रहे हैं, इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और कई सारी हिंदी के अलग अलग विधाओं में इन्होंने लिखा है। तो बाजार दर्शन में आगे बढ़ते हैं। बाजार दर्शन में इसमें इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बारे में खुल करके अपने दिल की बात रखी है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है, अगर प्रश्न बनता है कि बाजार दर्शन पाठ का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, या फिर बाजार दर्शन पाठ का मुख्य संदेश क्या है, या कवि इसमें किस पर बात करता है, तो आपको लिखना है इसमें उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर चर्चा की गई है। इस पर जो कवि ने लेखक ने हमारा ध्यान दिलाया है। आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सम्मिलित करी हैं और मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे प्रश्न बनेगा, कहाँ से बनेगा। दोस्तों, हिंदी की हमारी हिंदी और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, ये सब्जेक्ट हम लाइव भी पढ़ते हैं। तो लाइव क्लास रहती है हमारी रोजाना शाम को 8:30 बजे। ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसकी जो PDF है वो PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारे ऐप में ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, PDF मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। एक बार जरूर आप उसे देखिए। वहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं क्लास 12 के लिए। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति अपना संयम खो देता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति बाजार जाता है तो उस समय फिर इतनी सारी वो चीज़ें देखता है कि उसे अपने आप पर अपना संयम नहीं रहता और वो चीज़ें खरीद लेता है। चीज़ें खरीदने पर बाध्य हो जाता है और गैर जरूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो खरीद लेता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेखक कहता है कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, मुख्य जो इसका विषय रहेगा वो उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर लेखक ने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। तो ये जो संस्कृति है, जिस तरह हर रोज़ फल फूल रही है, उससे इस तरह के लोगों के बीच में अपनी ज़बरदस्त पकड़ बनाई है, वह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो वर्तमान में बाजार जिस तरीके से फैलता जा रहा है, लोगों को जिस तरीके से आकर्षित करता जा रहा है, ये न तो बाजार के लिए अच्छा है और न ही व्यक्ति के लिए अच्छा है, न ही समाज के लिए अच्छा है। लेखक कहता है कि बाजार की सार्थकता, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बाजार की सार्थकता किस में है। तो ध्यान रखिएगा कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराए। तो बाजार की सार्थकता इसमें है कि लोगों को क्या है, उनकी ज़रूरत का सामान बाजार से मिल जाए और लोग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें। तो इसमें बाजार की सार्थकता बनी रहेगी। अपनी इस बात को वो अपने 2 मित्रों और एक पड़ोसी का उदाहरण देकर के समझाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जो जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार यहाँ पर अपने 2 मित्रों का उदाहरण देते हैं और साथ ही साथ एक उनके पड़ोसी है भगत जी, तो उनका उदाहरण देकर के आपको कई सारी चीज़ें समझाते हैं। निबंध की शुरुआत में लेखक कहता है कि उनके एक मित्र जो अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। और जब लेखक ने आकर के पूछा कि आप गए तो थे एक मामूली सी चीज़ लेने, लेकिन इतना सारा सामान लेकर के कैसे आ गए, तो लेखक क्या कहते हैं, ये जो साथ थी मतलब पत्नी जो साथ में थी, और ये पत्नी की महिमा है। ये जो इतना सारा सामान आया वो पत्नी की महिमा, उन्होंने पत्नी पर ढोल दिया। तो जो है वो बचने का प्रयास जो वो करते हैं लेखक महोदय के मित्र।
इस घटना पर वो अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा ही पावर है। इसमें पत्नी का दोष नहीं था, इसमें दोष जो था वो पैसे का था, क्योंकि उनके पास पैसा था और पैसा जो है वो पावर है, पैसा जो है वो चीज़ों को खरीदवाता है, क्योंकि आज पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अब देखिए, लेखक कहता है कि पैसे में परचेजिंग पावर होती है ना। परचेजिंग पावर का मतलब होता है चीज़ों को खरीदने की शक्ति, चीज़ें क्रय करने की शक्ति होती है। और कुछ लोग परचेजिंग पावर के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं, यानी जेब में जितना पैसा उतना अधिक सामान खरीद लेते हैं, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। ये लोग इसी पावर का इस्तेमाल करने में अपनी खुशी महसूस करते हैं, अपने पैसे की परचेजिंग पावर दिखाने में, अपने पैसे की ताकत, अपने पैसे की गर्मी, अपने पैसे की एनर्जी दिखाने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हुए अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसों को खर्च करने की बजाय सहेज करके रखने में अपना ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बाजार तो शैतान का जाल है। देखिए, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है, तो आप लिखना है लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा है। शैतान का जाल मतलब शैतान का जाल जो जकड़ लेता है। एक बार अगर आप मार्केट में घुस गए तो खाली हाथ वापस नहीं आओगे, आपको कुछ न कुछ आइटम तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से शैतान का जाल फैला हुआ है, जहाँ सामान को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता, व्यक्ति खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। लेखक कहता है कि बाजार सबको मूक आमंत्रित करता है ना। बाजार में एक मूक आमंत्रण है। मूक का मतलब चुपचाप, बोलता नहीं है, वो आमंत्रण है। उसका तो काम है ग्राहकों को आकर्षित करना। बाजार में खड़ा व्यक्ति आकर्षक तरीके से रखे हुए सामान को देखता है तो उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, अगर पैसा है, तो वह बाजार की गिरफ्त में आ ही जाएगा। वो बाजार की गिरफ्त से बच नहीं सकता। एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए। जब लेखक ने अपने मित्र से खाली हाथ वापस लौटने पर, बाजार से खाली हाथ वापस लौट आने का कारण पूछा, तो उन्होंने यानी मित्र ने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में मुझे सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे छोड़ा जाए, लेकिन अगर मैं थोड़ा लेता तो बाकी जो है वो छूट जाता। मतलब लेखक चाहता ही नहीं था कि मैं कुछ छोड़ूं, वो सब कुछ ले लेना चाहते थे, और अगर कुछ लेते इसका मतलब था कि बाकी सारी चीज़ें छूट जाती, और मैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहता है कि जब पता ही नहीं हो कि आपको क्या लेना है तो सभी वस्तुएं आपको आकर्षित करेगी। इसलिए बाजार जाने से पहले तय कर लो कि आपकी आवश्यकताएं क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, आपको कौन सा सामान खरीदना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपको अपनी ज़रूरतें पता नहीं हुई, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। लेखक आगे कहता है कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। आप अगर बाजार जाते हैं तो उसके जादू से, उसके आकर्षण से बचेंगे कैसे। बाजार में एक जादू है जो आँखों के रास्ते काम करता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बाजार का जादू कैसे काम करता है, या फिर बाजार का जादू किस रास्ते से काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखना आपको बाजार का जादू जो है वो आँखों के रास्ते काम करता है। आगे देखिए क्या कहता है, अगर मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मन खाली हो उस समय बाजार नहीं जाना है। मन खाली होने का मतलब अगर आपके मन में इच्छाएं हैं तो आपको बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद भी कर लेते हैं तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मगर हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी हुई है और मन भी भरा हुआ है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। तो आप जब भी जाएं उस समय मन भरा हुआ होना चाहिए। जेब आपकी भले ही भरी हो, लेकिन अगर मन भरा हुआ है तो आपकी भरी हुई जेब भी भरी हुई रह जाएगी। उस पर बाजार जो है वो अपना कोई भी जादू नहीं डाल पाएगा, बाजार उस व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जेब भरी हुई है और अगर मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि बाजार उसे जरूर अपने जाल में फंसा लेगा, और फिर व्यक्ति बिना सोचे विचारे सामान खरीदने लगेगा। बाजार के जादू से बचने के लिए व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष और आत्मिक नियंत्रण होना आवश्यक है, जिससे वह किसी
किसी लालच में न पड़े। तो बाजार के जादू से बचने का क्या है, अलग अलग का जो उपाय है वो लेखक ने बताए हैं। पहला तो ये है कि आपका मन भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष और आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसे किस चीज़ को खरीदना है, कौन सी चीज़ की उसे ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेखक अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहता है कि भगत जी पिछले कई वर्षों से, जो कि लेखक के पड़ोसी हैं, कई वर्षों से चूर्ण बेच रहे हैं। वो चूर्ण बेचने का काम करते हैं और लेखक भी कहता है कि 10 वर्षों से मैं भी उन्हें चूर्ण बेचते हुए देख रहा हूँ। लेखक कहता है कि भगत रोज़ चूर्ण बेचने जाते हैं और वह उतना ही चूर्ण बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी हो जाती है। मतलब भगत जी रोज़ चूर्ण बेच करके मात्र 6 आने कमाते हैं, इससे ज़्यादा आमदनी नहीं करते। और 6 आने की कमाई पूरी होने के बाद जो चूर्ण बच जाता है वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। वो चाहते तो और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनमें लालच नहीं है, क्योंकि वो संतोषी व्यक्ति हैं, क्योंकि बाजार का जादू उन पर काम नहीं करता है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो मात्र 6 पैसे कमा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भगत जी रोज़ कितने पैसे कमाते हैं, तो आप लिखेंगे भगत जी रोज़ 6 आने कमाते हैं और बाकी जो बचा हुआ चूर्ण होता है वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक कहता है कि जब भगत जी बाजार जाते हैं तो वे सीधे पंसारे की दुकान पर जाते हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। वो इधर उधर ताका झाकी नहीं करते, वो इधर उधर जो दुकानों पे सामान सजा के रखा होता है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो जहाँ उनको ज़रूरत है सीधा उसी दुकान पर जाते हैं और वो वहाँ से अपना सामान लेकर के सीधे घर जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। इसके अलावा वो न तो पैसा कमाने का लालच रखते हैं और न गैर जरूरी सामान खरीदने का। लेखक कहता है कि हम उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से बच सकते हैं। हम भगत जी से सबक ले सकते हैं, क्योंकि गैर जरूरी सामान खरीदकर व्यक्ति न तो खुद का फायदा उठा रहा है और न ही बाजार को उसकी सार्थकता दे रहा है। तो बाजार को सार्थकता देना, अगर प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बाजार की सार्थकता किस बात में है, तो आपको लिखना है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे, इसी में बाजार की सार्थकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ज़रूरत का सामान खरीदा तो बाकी जिस व्यक्ति को, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसे भी उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गैर जरूरी सामान खरीद लिया और अगर दूसरा व्यक्ति आएगा उसे मार्केट में अगर उसकी ज़रूरत का सामान नहीं मिला, तो फिर बाजार की सार्थकता ही कहाँ रही। जिसको नहीं चाहिए था वो तो लेके गया और जिसको चाहिए था बाजार उसको वस्तुएं नहीं दे पाया। तो ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी आवश्यकता का सामान ही बाजार से खरीदना है, इसी में बाजार की सार्थकता है। बाजार की सार्थकता भी तभी है जब व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे। अगर प्रश्न बनता है कि बाजार की सार्थकता किस में है, तो इसमें आपको लिखना है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे, इसी में बाजार की सार्थकता है। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है। एक और प्रश्न है कि बाजार किस प्रकार का निमंत्रण देता है, तो मूक निमंत्रण है ना। मूक यानी मौन, मौन यानी बोलना नहीं। अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति और एक व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ध्यान रखिएगा, विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति। ऐसे व्यक्ति न तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को कोई लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक। अब देखिए प्रश्न यहाँ से बनेगा बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, तो बाजारूपन से तात्पर्य है गैर जरूरी चीज़ें खरीदना, है ना। जो जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें भी खरीद लेना बाजार का बाजारूपन बढ़ाता है। इससे बाजार में छल कपट बढ़ता है और सद्भावना घटती है या फिर सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच में संबंध सद्भावना का न होकर के केवल लाभ और हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार के अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा गया है। तो ये हमने इसका सारांश देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास में हम इसके MCQs करेंगे। इसी तरीके से आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।